जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्राचीन भारत के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है गुप्त साम्राज्य। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि कैसे कैसे भारत पर कुछ विदेशियों ने आक्रमण किए। उसमें हमने पढ़ा था शक वंश के बारे में, पढ़ा था इंडो ग्रीक के बारे में, पढ़ा था यानी हिंद यूनानियों के बारे में हमने पढ़ा था, और कुषाण वंश के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने कनिष्क को डिस्कस किया था। लेकिन जो कनिष्क के बाद जो शासक आए वो ज्यादा योग्य नहीं थे। उसी वजह से जो लास्ट के कुछ सामंत बचे थे जो कुषाण वंश के, उन्होंने ही उसी जगह पर जहां पे कुषाण वंश होता था एक नए वंश की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने गुप्त वंश रखा। तो आज हम गुप्त वंश के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि क्यों गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज कहा जाता है। पूछा जाता है ना क्वेश्चन कि भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो गुप्ता पीरियड को कहा जाता है। सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, क्यों कहा जाता है, क्या क्या उस युग की खास बातें थी। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है दोस्तों। इससे पहले हमने जो भी वीडियो डाले हैं एंशियंट हिस्ट्री के, वो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। वो वीडियो देखिए और एक सीक्वेंस के अंदर हिस्ट्री को पढ़िए, ताकि आपको अच्छे तरीके से और जल्दी याद हो, चीजों को आप ज्यादा लंबे समय तक याद रख पाओ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर इस पूरे लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर चेक कीजिए। और पीडीएफ डाउनलोड करके सिर्फ आपको वीडियो देखकर पीडीएफ ही रिवाइज करनी है, नोट्स बनाने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश की जो जानकारी है वो हमें मेनली कहाँ से मिलती है? कुछ साहित्यिक स्रोत हैं, इनसे हमें जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ हैं और कुछ विदेशी विवरण हैं, इनसे हमें ये जानकारी मिलती है कि गुप्त वंश का जो शासन था वो किस टाइम और कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। साहित्यिक स्रोत की अगर बात करें तो वायु पुराण, मत्स्य पुराण, कालिदास की रचनाएं और मुद्रा राक्षस जैसे कई स्रोत थे जहां से हमें यह जानकारी मिली कि गुप्त वंश का शासन यहाँ यहाँ हुआ था। उसके बाद बौद्ध ग्रंथ थे दोस्तों, आर्य मंजूश्री, मूलकल्प और वसबंधु चरित। ये बौद्ध ग्रंथ थे मेनली, जिनके अंदर हमें गुप्त वंश का वर्णन मिलता है। उसके बाद विदेशी विवरण की अगर बात करें तो फाहियान एक यात्री थे जो चीन से आए थे। गुप्त वंश में, गुप्त काल में ही ये यात्री भारत में आया था। उसके बाद ह्वेनसांग, ये भी एक चीनी यात्री था। और अल बरूनी, इनकी कुछ रचनाएं हैं, इन्होंने कुछ लिखा है, कुछ किताबें हैं इनकी। ठीक है, तो वहां से भी हमें ये जानकारी मिलती है कि गुप्त वंश का शासन यहाँ यहाँ पे होता था। ऐसा माना जाता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कुषाण शासकों के सामंत थे। यह भी हमने डिस्कस किया था कि जो कुषाण शासकों के सामंत थे, उन्होंने ही एक नए वंश गुप्त वंश की स्थापना की थी। अधिकतर इतिहासकारों के अनुसार ये जो गुप्त थे ये वैश्य थे। काफी लोग मानते हैं दोस्तों कि ये ब्राह्मण थे, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार इनको वैश्य मानते हैं। ये एक वहां पे मतभेद रहा है। अब आगे देखते हैं इसकी स्थापना किसने की थी। तो श्रीगुप्त थे जिन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की थी। नाम ध्यान रखना, क्या नाम है? श्रीगुप्त। इनको संस्थापक माना जाता है गुप्त वंश का। 240 ईस्वी में इन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की थी और इन्होंने 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक शासन किया था। इसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। बस दोस्तों, आपको इतना ही याद रखना है कि संस्थापक का नाम क्या था, श्रीगुप्त, और इन्होंने 240 ईस्वी में स्थापना की थी। 240 से 80 ईस्वी तक शासन किया था। आगे इनके बेटे जो थे घटोत्कच, उनका नाम था, ये इनके उत्तराधिकारी बने। इसने भी महाराजा की उपाधि धारण की थी। अब इतना ही याद रखना है कि इनके बेटे का नाम क्या था, घटोत्कच था। गुप्त वंश के अगले शासक थे दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम। यही इस वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला राजा था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले पहले शासक कौन थे? वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ। इनकी पत्नी का भी नाम काफी बार पूछा गया है, क्या नाम था? कुमार देवी। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की थी। गुप्त संवत की शुरुआत कब की गई थी? 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। इनके बेटे अगला शासक बने जिनका नाम था समुद्रगुप्त। यह कुमार देवी का पुत्र था। जो इनकी माता थी कुमार देवी, अतः यह अपने आप को क्या बोलता था? लिच्छवी दोहित्र कहता था। दोहित्र मतलब होता है नाती। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इनकी माता थी कुमार देवी, वो लिच्छवी की राजकुमारी थी। समुद्रगुप्त की नीतियां वो कैसी थी? वो आक्रमणकारी और विस्तारवादी नीतियां थी। वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी मैं अपने साम्राज्य का विस्तार करूं। इसने आर्यावर्त
जो उत्तर भारत को उस टाइम पे कहते थे, वहां के 9 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था, जबकि दक्षिणावर्त के 12 राज्यों को पराजित करके, जो दक्षिण भारत के 12 राज्य थे उनको पराजित करके अपने अंदर मिला लिया था। इसीलिए इनकी इतनी विजयों के कारण इसको क्या बोला जाता था, भारत का नेपोलियन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का आया है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा गया है। यह कहा गया है समुद्रगुप्त को, जो कि गुप्त वंश का शासक था और किसके बेटे थे, चंद्रगुप्त प्रथम के। आगे देखते हैं, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम क्या था, हरिसेन। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है कि इनके दरबारी कवि का नाम क्या था, हरिसेन। या फिर ये पूछ लेते हैं कि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त के। इन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी। किसकी रचना की थी, इलाहाबाद प्रशस्ति। प्रशस्ति एक लेख होता था दोस्तों, ठीक है। आगे, समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसके शासन के दौरान चलाए गए सिक्कों पर इसके वीणा बजाते हुए चित्रों को अंकित किया गया है। जो सिक्के थे उनके ऊपर दर्शाया गया है क्या, कि जो समुद्रगुप्त है वो वीणा बजा रहा है। इसका मतलब क्या हो, यहीं से अनुमान लगता था कि ये संगीत प्रेमी रहे थे अपने टाइम में। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला शासक आए रामगुप्त। ये इतना योग्य शासक नहीं था, ये एक अयोग्य शासक था। इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त सेकंड। इनको, इसने जो मालवा व गुजरात के शक शासकों को पराजित किया था। किसको पराजित किया था, मालवा व गुजरात के जो शक शासक थे इनको पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य का मतलब होता है दोस्तों, जो अपने आप को सबसे ज्यादा शूरवीर समझता हो। यह गुप्त साम्राज्य का पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलवाए थे। कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के मेहरौली लौह स्तंभ से ज्ञात होता है कि इसने बंगाल पर भी विजय प्राप्त की थी। मेहरौली स्तंभ पे कुछ चीजें लिखित हैं जहां से पता चलता है कि इन्होंने बंगाल पर विजय प्राप्त की थी। ये मेहरौली स्तंभ अब कहाँ पे स्थित है, ये दिल्ली में स्थित है दोस्तों, मेहरौली स्तंभ। इसकी खास बात क्या है कि ये लगभग 1500 साल पुराना है, लेकिन अब भी इसके ऊपर कोई भी जंग नहीं लगा। ये 90% से ऊपर मतलब लोहे से बना है, फिर भी आज तक इसको जंग नहीं लगा, जबकि खुले वातावरण में ऐसे ही खड़ा है बीच में। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी यात्री फाहियान किसके काल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। आगे है दोस्तों, जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे इनके दरबार में 9 विद्वान रहते थे, जिनको क्या बोला गया, जिनको नवरत्न बोला गया। इनके दरबार में 9 ये विद्वान रहते थे। इनके बारे में डिस्कस करते हैं एक एक के बारे में। सारे बिल्कुल बहुत ही ज्यादा ज्ञानवान थे दोस्तों। सबसे पहले धन्वंतरी। धन्वंतरी क्या थे, ये आयुर्वेद के ज्ञानी थे। दूसरे शपनक, ये थे नीतिज्ञ से परिपूर्ण विद्वान, जो थे नीतिज्ञ से परिपूर्ण। उसके बाद शंकु, शंकु ज्योतिष विद्या से परिपूर्ण थे। बेताल भट्ट, ये थे तांत्रिक विद्या के ज्ञानी, बेताल भट्ट। उसके बाद थे घट खरपर, ये कवि थे। उसके बाद वररुचि, इनको व्याकरण का ज्ञानी माना जाता है। उसके बाद अमर सिंह, अमर सिंह क्या थे, कोशकार से संबंधित कार्यों से परिपूर्ण थे। वराहमिहिर, ये थे खगोल वैज्ञानिक। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कालिदास, ये संस्कृत के महाकवि थे। इसके अलावा भी दोस्तों काफी सारे विद्वान गुप्त वंश के काल में हुए हैं, जैसे आर्यभट्ट। दोस्तों हमने स्टार्टिंग में एक बताया था आपको कि डिस्कस करेंगे कि गुप्त पीरियड को गोल्डन एज क्यों बोला जाता था। सबसे पहली बात तो यही है दोस्तों कि इस वंश के टाइम में काफी सारे विद्वान भारत में हुए थे, जिन्होंने कई खोजें की थी उस टाइम पे, कई चीजों के बारे में बताया था। अगर आर्यभट्ट की बात करें दोस्तों, तो इनको फादर ऑफ एल्जेब्रा बोला जाता है। ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने एल्जेब्रा की कई जो आइडेंटिटी थी उनका पता लगाया। सबसे मेन बात, इन्होंने जीरो की खोज की। इन्होंने पाई का सटीक मान हमें बताया कि पाई का मान जो 3.14 समथिंग लिखते हैं, ये सबसे पहले इन्होंने ही बताया था। उसके बाद ये बहुत बड़े खगोल विद भी थे। इन्होंने बताया था कि जो धरती है वो अपने अक्ष पर घूमती है, सबसे पहले इन्होंने ही बताया था। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में इन्होंने जानकारी दी थी कि कैसे लगते हैं। जियोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के काफी सारे कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए थे। इन्होंने डेसिमल सिस्टम का यूज करना बताया था दोस्तों। ये 5वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं मैं, इससे पहले किसने भी डेसिमल सिस्टम के बारे में नहीं बताया था। वो 12वीं शताब्दी में जाकर, मतलब 700 साल जाकर बाद जाकर अरबी लोगों ने वो चीजें शुरू की थी। उस टाइम तक जो, चाहे वो अरबी हो चाहे वो यूरोपीय हो, किसी को भी डेसिमल सिस्टम के बारे में नहीं पता था। तो सोचकर देखिए कितने बड़े विद्वान ये रहे होंगे।
इन्होंने साइन टेबल के बारे में बताया था। जो सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते हैं इसकी जानकारी इन्होंने, ये देख सकते हो कि 1500-1600 साल पहले ही दे दी थी। उसके बाद अगर बात करें, एक विद्वान होते थे वहां पे सुश्रुत। सुश्रुत को दोस्तों फादर ऑफ सर्जरी बोला जाता है। अब सोच सकते हो कि उस टाइम पे भी सर्जरी होती थी, यहां तक कि प्लास्टिक सर्जरी तक की बात वहां पे की गई है। एक ब्रह्मगुप्त, ये ब्रह्मगुप्त थे दोस्तों। इन्होंने ज्योमेट्री की काफी सारे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किए हैं अपनी रचनाओं में। और एक हमने डिस्कस किया था धन्वंतरी। ये आयुर्वेदिक के बहुत बड़े ज्ञानी थे, आयुर्वेदा के बहुत बड़े ज्ञानी थे दोस्तों ये। इन्होंने अपनी रचनाओं में बहुत सारे ऐसे तरीके बताए हैं जो बहुत बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारियों को भी खत्म करने में सक्षम है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो ये हमने नवरत्न डिस्कस किए थे, ये किसके उसमें थे दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। इनके बाद दोस्तों कौन शासक हुए अगले? इसके बाद आए कुमार गुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक कुमार गुप्त प्रथम बना। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। इतना बड़ा विश्वविद्यालय दोस्तों, इनकी स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। काफी बार पूछा जाता है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि नालंदा जो विश्वविद्यालय था इसको किसने बनवाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। कुमारगुप्त के बाद अगला शासक स्कंदगुप्त बना। इसके बाद गुप्त वंश में कई छोटे छोटे शासक हुए, मेनली जो यही थे जो हमने डिस्कस किए हैं। एरन अभिलेख से हमें भानुगुप्त के शासन की जानकारी मिलती है और एरन अभिलेख से ही हमें सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है। सती प्रथा का पहला साक्ष्य कहां से मिलता है? एरन अभिलेख से। और भानुगुप्त के बारे में जानकारी भी हमें एरन अभिलेख से मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। इसके बाद जो गुप्त साम्राज्य वो छिन्न भिन्न हो गया था, मतलब शासक काफी योग्य नहीं बचे थे। है एक है दोस्तों कालिदास। कालिदास की दोस्तों 40 से ज्यादा रचनाएं उस टाइम पे हुई थी और उनकी कुछ रचनाएं तो इतनी ज्यादा फेमस थी कि उनका कई और लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेशन किया गया है। आज भी उनकी उन रचनाओं के ऊपर नाटक और कईयों के ऊपर, मतलब जैसे हम फिल्मों में देखते हैं सीरियल वगैरह बने हैं, इतने ज्यादा फेमस थे उस टाइम पे वो। तो पहला अंदाजा इस बात का कि गुप्त वंश को, मतलब भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, इसी बात से अंदाजा लग जाता है कि उस टाइम पे इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े बड़े मतलब विद्वान लोग, इतने बड़े बड़े मैथमेटिशियन थे, इतनी सारी खोजें वहां पे हुई थी। दूसरा दोस्तों, अगर हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो कई ऐसे प्रमाण भी हमें मिले हैं कि हमें यह पता लगता है कि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी एक अच्छे लेवल पे जा चुकी थी, मतलब उस टाइम के हिसाब से काफी तरक्की वो वंश कर रहा था। जैसे कि मेहरौली पिलर के बारे में हमने बात की, वो लोहे का बना हुआ है, 1500-1600 साल पुराना है, लेकिन अब तक उसको जंग नहीं लगा। एक हमें देखने को मिलता है ब्रोंज स्टैच्यू ऑफ बुद्धा, गौतम बुद्ध का एक ब्रोंज स्टैच्यू। इस बात का उदाहरण है कि उस टाइम में टेक्नोलॉजी एक अलग लेवल पे थी। काफी सारे और एग्जाम्पल हैं दोस्तों, जैसे अजंता की गुफाएं, वहां पे जो चित्रकारी की गई है, वहां पे जो रंगों का यूज किया गया है, वहां की मूर्ति कला, वहां के मंदिर, उस टाइम के मंदिर। तो इन बातों से साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो वहां पे लोग थे, उनके अंदर जो स्किल्स थे वो एक अलग ही लेवल पर थे। इसी वजह से दोस्तों गुप्त काल को भारतीय इतिहास का गोल्डन पीरियड या फिर स्वर्ण काल कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। गुप्तकालीन कुछ रचनाएं देखते हैं और उनके लेखक, यहां से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कालिदास के द्वारा जो इंपॉर्टेंट रचनाएं की गई थी, वो है सबसे पहला अभिज्ञानम शकुंतलम। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अभिज्ञानम शकुंतलम किसके द्वारा लिखी गई है? ये कालिदास के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद विक्रमोर्वशीयम, ये भी कालिदास के द्वारा। मालविका अग्निमित्रम, ये भी कालिदास जी के द्वारा लिखी गई है। रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम, ये दोस्तों जो हमने 6 डिस्कस की हैं, ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? कालिदास जी के द्वारा लिखी गई हैं। उसके बाद ये ऋतु संहार, टोटल 7 का हमने यहाँ पे वर्णन किया है। वैसे 40 से ज्यादा इनकी रचनाएं थी, लेकिन जो पहली 7 है ये कालिदास जी के द्वारा लिखी गई हैं। उसके बाद मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ये विशाखदत्त जी के द्वारा लिखी गई हैं। मुद्रा राक्षस ये काफी इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। उसके बाद मृच्छकटिकम, ये शूद्रक ने लिखी है। अमरकोश, ये अमर सिंह ने लिखी है। नाट्य शास्त्र, ये भरत मुनि ने लिखी है। कामासूत्र, ये भी काफी बार पूछा गया है, ऋषि वात्सायन ने इसको लिखा है। पंचतंत्र, विष्णु शर्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नीतिसार, ये लिखी है कामदक ने। ठीक है, तो यहां से भी हमें पता चला है कि जो रचनाएं थी ये इन विद्वानों के द्वारा की गई हैं कि इनके अंदर कितना ज्यादा ज्ञान था। आज के टाइम में उतना ज्यादा ज्ञान लोगों के पास नहीं है। हम 1500 साल पहले की बात कर रहे हैं दोस्तों।
इस टाइम में लोगों के पास इतना ज्ञान था, उन्होंने इतनी सारी रचनाएं की जिनसे हमें आज भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। आगे देखते हैं गुप्त काल के कुछ प्रमुख मंदिर, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये पहला ही है दोस्तों, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये गुप्त काल में बना था। ये कहाँ पे स्थित है? ललितपुर, जो कि यूपी के अंदर है। उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं तेगवा का विष्णु मंदिर, ये जबलपुर में है, मध्य प्रदेश में। एरन का विष्णु मंदिर, ये सागर मध्य प्रदेश में है। भूमरा का शिव मंदिर, ये सतना मध्य प्रदेश में है। तो ज्यादातर दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर ही है। उसके बाद नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ये पन्ना मध्य प्रदेश में है। भीतर गांव का कृष्ण मंदिर, कृष्ण मंदिर कहाँ पे? कानपुर यूपी के अंदर। और नागौद का शिव मंदिर, ये सतना मध्य प्रदेश के अंदर है। आगे देखते हैं दोस्तों कि गुप्त काल की सामाजिक और अर्थव्यवस्था कैसी थी। जो गुप्तकालीन समाज था वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्गों में बटा हुआ था। गुप्त काल में बाल विवाह और जो था हमारा सती प्रथा के प्रमाण भी यहाँ से मिलते हैं। बाल विवाह और सती प्रथा के ये कहाँ से मिले हैं? भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। ठीक है, आगे देखते हैं इनकी अर्थव्यवस्था के बारे में। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? वो कृषि था। भू राजस्व ही राज्य की आय का प्रमुख साधन होता था। मतलब जो लोग खेती करते थे उनसे 1/6 हिस्सा ले लिया जाता था। मान लो आपके पास 60 किलो आपके पास गेहूं मतलब उत्पादन आपने किया है, उसमें से 1/6 यानी कि 10 किलो आपको जो वहां का शासक होता था उसको देने पड़ते थे। आगे कुछ करों की बात कर लेते हैं, टैक्स जो होते थे वहां पे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है बलि। बलि काफी बार पूछा गया। बलि क्या है? ये उस टाइम का एक धार्मिक कर होता था। धार्मिक कर को क्या बोलते थे गुप्त काल के? इसको बलि बोलते थे। विष्टि, यह बेगार या निशुल्क श्रम पे जो कर था ये था, यानी कि जो लोग जो कुछ काम वगैरह नहीं करते थे उनसे निशुल्क श्रम लिया जाता था, निशुल्क उनसे काम करवाया जाता था। उसके बाद वात भूत, ये वायु और पानी के देवताओं की पूजा के लिए इकट्ठा किया गया कर होता था। भत्त या भट्ट, ये पुलिस कर था। प्रणय, ग्रामवासियों पर लगाया गया एक अनिवार्य कर था जिसका नाम क्या था? प्रणय। ये क्वेश्चन भी पूछा गया रिसेंटली। उसके बाद चरासन, चरासन क्या था? चरगाहों पर शुल्क था ये। चाटन, लुटेरों द्वारा उत्पीड़न से मुक्ति का कर था, यानी कि ये कर सबसे लिया जाता था मोस्टली, पर उनको ये बोल के कि आपको लुटेरों से बचाया जाएगा, उत्पीड़न से उनसे मुक्ति आपको दिलाई जाएगी, मतलब आपको लुटेरे तंग नहीं करेंगे। दशापराध, ये 10 प्रकार के अपराधों पर किए गए जुर्माने, जो जुर्माने लगाए जाते थे उनको क्या बोला जाता था? दशापराध। और एक था दोस्तों हल दंड, ये हल पर लगाया जाने वाला कर होता था। आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। हमने डिस्कस भी किया, काफी सारे रीजन थे कि क्यों इस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल से ही सती प्रथा और बाल विवाह के प्रथम उल्लेख मिले हैं। इसमें शासन की सबसे बड़ी इकाई देश होती थी और देश का सर्वोच्च वो कौन होता था? राजा होता था। शासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वो गांव थी, जो ग्रामीण के अधीन आती थी। ठीक है, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार बोलते थे। सबसे ज्यादा सोने की मुद्राएं भी दोस्तों गुप्त वंश में ही चली थी। तो हमने पूरा का पूरा गुप्त जो एम्पायर था, गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता साम्राज्य, इसको डिस्कस किया। बिल्कुल अच्छे तरीके से आप पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके इसको रिवाइज कर लेना। 1-2 बार आप पढ़ोगे तो बिल्कुल सारा आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं, क्या हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।